नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान स्टडी जोन में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ विराम चिन्ह के बारे में कुछ सीखेंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जरा ध्यान से देखने पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि विराम चिन्ह और उनके प्रकार। प्रथम तो हम यह सीखेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि विराम का अर्थ होता है आराम करना। क्या होता है? विराम का अर्थ होता है आराम करना। आराम करना क्या है? तो जैसे कि हम घर पे बैठकर अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, उसी तरह जब हम वाक्य को पढ़ते समय हमें कहाँ रुकना है और कितना रुकना है, यह सूचित करने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि कोई हमें पूछता है कि बताओ तो कि ट्रेन कहाँ पर रुकती है, तो हम कहते हैं कि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकती है। उसी तरह जब हम किसी वाक्य या कि किसी पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि कई जगह पर ऐसे चिन्ह लगाए हुए होते हैं जो हमें कई जगह पर रुकने के लिए सूचित करते हैं। आज हम ऐसे ही कई सारे विराम चिन्हों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। पास में ही पूर्ण विराम का चिन्ह बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे हम देखेंगे अल्प विराम। यहाँ पर अल्प विराम का भी चिन्ह बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे अर्धविराम और उसका चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और उसका चिन्ह, उद्गार चिन्ह और पासे में उसका भी चिन्ह बनाया हुआ है, अवतरण चिन्ह पास ही में उसका भी चिन्ह बनाया हुआ है, कोष्टक चिन्ह पास ही में उसका भी चिन्ह बनाया हुआ है, योजक चिन्ह उसका भी चिन्ह पास ही में है। उसके बाद अंतिम है हंस पद चिन्ह। इस चिन्ह को काकपद चिन्ह भी कहा जाता है। अब एक के बाद एक हम सभी चिन्हों को बारी बारी से सीखेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग हम पढ़ने के समय कहां पर करते हैं। हम पहले पूर्ण विराम के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह बनाया हुआ है। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है हमें गांव को स्वच्छ रखना है। दूसरा उदाहरण है मुझे सादा पानी चाहिए। तीसरा उदाहरण है हम भारत के निवासी हैं। इन तीनों उदाहरण को देखने से यह मालूम होता है कि यह तीनों उदाहरण एकदम सरल वाक्य है। इन तीनों के पीछे हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। अब हम अल्पविराम के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर अल्पविराम का चिन्ह भी बनाया हुआ है। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला उदाहरण गुजरात में तापी, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियाँ हैं। पहले उदाहरण को जब हम पढ़ते हैं तब थोड़ा ध्यान देंगे। फिर से एक बार, गुजरात में तापी, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियाँ हैं। आपने सुनते समय जब ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर तापी, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के नाम दिए गए हैं। उसे हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। उन्हें पढ़ते समय उनके बीच में थोड़ी देर हमें रुकना है। जैसे कि तापी, नर्मदा, गोदावरी, इन तीनों शब्द के बीच हम थोड़ी देर रुकते हैं, इसीलिए उनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दादाजी मुझे एक कहानी सुनाइए। यह वाक्य संबोधन में है। यहाँ पर हम दादाजी को संबोधन कर रहे हैं, फिर उनसे हम कहानी सुनने के लिए कहते हैं। इसीलिए जब हम संबोधन करते हैं तो संबोधन शब्द के बाद में वहाँ पर हमें अल्पविराम का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम अल्पविराम के बारे में और थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पर अल्पविराम के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर हा, ना, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द हा, ना, नहीं जैसे शब्द जब वाक्य की शुरुआत में जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें अल्पविराम का प्रयोग
करना पड़ता है। जैसे नीचे उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण, हाँ मैंने सारा काम कर लिया। दूसरा उदाहरण, ना मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। इन दोनों उदाहरण में हाँ और ना शुरुआत में है। अब हम अर्धविराम के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह भी बनाया हुआ है। वाक्य पढ़ते समय अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। दूसरी माहिती हम लेंगे, जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। याद रखिए, एक बड़े वाक्य में हम कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। इस बात को हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। यहाँ पर अर्धविराम के उदाहरण दिए गए हैं। इन दोनों उदाहरणों को हम पहले पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। पहला उदाहरण है, चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। यहाँ पर 3 छोटे वाक्य लिखे गए हैं। पहला छोटा वाक्य है, चिड़िया दाना चुनकर लाती। दूसरा छोटा वाक्य है, पहले बच्चों को खिलाती। तीसरा छोटा वाक्य है, फिर स्वयं खाती। इन 3 छोटे वाक्यों को जोड़ने के बाद एक बड़ा वाक्य बनता है। चिड़िया दाना चुनकर लाती, अर्धविराम, पहले बच्चों को खिलाती, अर्धविराम, फिर स्वयं खाती। इस तरह 3 छोटे वाक्य जोड़ते समय और बड़ा वाक्य बनाते समय तीनों छोटे वाक्य के बीच में अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, मैं थका हुआ था, लेटते ही सो गया। यहाँ पर 2 छोटे वाक्य दिए गए हैं। मैं थका हुआ था, पहला छोटा वाक्य है, लेटते ही सो गया। इनके बीच भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है। इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में होता है। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा उदाहरण है, आकाश में कितने तारे हैं। तीसरा उदाहरण है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। इन 3 उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें यह मालूम पड़ेगा कि तीनों उदाहरण में कहाँ, कितने, कौन सी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। जितने भी वाक्यों में और जिस वाक्य में कौन, कहाँ, किसे, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन सभी वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम उद्गार चिन्ह के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर उद्गार चिन्ह बनाया गया है। बात करते समय हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा जैसे आदि भाव प्रकट होते हैं, वहाँ उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, वाह क्या चित्र है। दूसरा उदाहरण है, अरे रे बेचारा गरीब मारा गया। इन दोनों उदाहरण को पढ़ते समय हमारे मुंह से जो वाह, अरे रे जैसे शब्द निकलते हैं, वह आश्चर्यचकित कर देने वाले शब्द है। इन दोनों शब्द में वाह वह प्रशंसा की बात है, अरे रे यह शोक करने की बात है। इन दोनों शब्दों के बाद में हमें उद्गार चिन्ह का प्रयोग करना है। ऐसे कई शब्द होते हैं, जैसे कि छी तुम कितने गंदे लड़के हो। यहाँ पर छी जैसे शब्द के बाद भी उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम अवतरण चिन्ह के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार दिए गए हैं। पहला एक अवतरण चिन्ह, दूसरा 2 अवतरण चिन्ह। किसी विशेष शब्द के लिए या किसी की कथन की गई बात को लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। विशेष शब्द के लिए एक अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है और किसी की कथन की गई बात को लिखने के लिए 2 अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नीचे इसके 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है, गांधी जी को महात्मा कहते हैं। इस पहले वाक्य में महात्मा विशेष शब्द है, इसीलिए उसे एक अवतरण चिन्ह में लिखा गया है।
दूसरा उदाहरण है, सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष द्वारा किए गए कथन को यहाँ पर 2 अवतरण चिन्ह में बताया गया है। अब हम कोष्टक चिन्ह के बारे में सीखेंगे। कोष्टक का चिन्ह यहाँ पर बनाया गया है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द के अर्थ को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे इसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण है, उसने मुझसे पानी मांगा। इस वाक्य में पानी का दूसरा अर्थ जल होता है, जिसे समझाने के लिए उसे जल शब्द को कोष्टक में लिखा गया है। अब हम योजक चिन्ह के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर योजक चिन्ह बनाया हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 2 शब्दों को जोड़कर एक पद बनाने के लिए किया जाता है। नीचे इसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, वह रात दिन काम करता है। यहाँ पर रात और दिन 2 अलग अलग शब्द हैं, जिन्हें मिलाकर एक पद बनाया गया है। उसी तरह ऐसे कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कि देश विदेश, माता पिता, अमीर गरीब, उल्टा फुल्टा आदि। ऐसे कई सारे शब्द 2 अलग अलग शब्द होते हैं, उन्हें मिलाकर एक पद बनाया जाता है। एक पद बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 2 अलग अलग शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाने से वह एक पद बन जाता है। अब हम हंसपद चिन्ह के बारे में सीखेंगे। हंसपद चिन्ह को काकपद चिन्ह भी कहा जाता है। इसका चिन्ह यहाँ पर अंकित किया गया है। लिखते समय वाक्य में कोई शब्द छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, तब हम उस वाक्य में कोई शब्द लिखना ही भूल गए, तब हम क्या करेंगे? तब हम हंसपद चिन्ह की मदद से उस शब्द को आसानी से लिख सकते हैं। उसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। मैं आज पहुंच जाऊंगा। इस वाक्य में मैं रात शब्द लिखना भूल गया, तो उस शब्द को लिखने के लिए आज और पहुंच, इन दोनों शब्द के बीच में मैं हंसपद चिन्ह लगाऊंगा और उसके ऊपर मैंने रात शब्द लिखा है। अब मैं वाक्य कैसे पढ़ूंगा? मैं आज रात पहुंच जाऊंगा। इस तरह किसी शब्द को लिखने के लिए जो हम भूल गए हैं, उसे शिरोरेखा में हम हंसपद चिन्ह लगाएंगे और उस हंसपद चिन्ह के ऊपर हम उस भूल गए हुए शब्द को हम लिखेंगे। इस तरह हंसपद चिन्ह इस तरह उपयोग में आता है।